मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच आखिर 3 सालों तक बातचीत क्यों बंद रही? दरअसल बात है 1961 की एक ठंडी दोपहर की, जब मोहम्मद रफी फिल्म माया के लिए एक गीत रिकॉर्ड करने पहुंचे तो लता मंगेशकर और संगीतकार सलिल चौधरी उनका इंतजार कर रहे थे। यह वो गाना था जो रफी लता की आवाज में देवानंद और माला सिन्हा के लिए गाया जाने वाला था। सलिल चौधरी की मधुर धुन पर मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गाने का मुखड़ा था, तस्वीर तेरी दिल से जिस दिन से उतारी है। लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान रफी साहब को एक अंतरे में बार बार कठिनाई हो रही थी। जब 11 रीटेक्स किए गए तो लता ने गुस्से में सलिलदा से कहा कि अगर रिकॉर्डिंग को स्थगित कर दिया जाए तो बेहतर है, मैं बार बार नहीं गा सकती। उनकी यह बात सलिलदा को भी नागवार गुजरी। पूरी यूनिट के सामने रफी साहब चुपचाप बेबसी की तस्वीर बने खड़े रहे। सलिलदा ने गुस्से में अपना सर झटकते हुए कहा, चलो एक कोशिश और कर लेते हैं, और इस तरह 12वीं बार गाना रिकॉर्ड हो गया। पर सलिलदा फिर भी संतुष्ट नहीं थे, लेकिन जैसा भी था उन्हें संतोष करना पड़ा। लता को गाने में इसलिए भी आसानी हुई क्योंकि उन्होंने 1 साल पहले ही उसी धुन को बंगाली में रिकॉर्ड किया था। फिल्मी दुनिया में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। उस समय रिकॉर्डिंग की इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आज है, इसलिए अक्सर गाने सिंगरों और कलाकारों को एक साथ रिकॉर्ड करना पड़ते थे। इसीलिए सिंगर्स को रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसी परेशानियों से गुजरना होता था। कभी कभी किसी गीत का धुन स्वाभाविक रूप से किसी की आवाज में अधिक अच्छा लगता था। अगर आप रफी और लता के कुछ गानों को गौर से सुने तो आप पाएंगे कि रफी को बहुत आसानी से गाते हुए आगे बढ़ते नजर आए तो कभी लता। लेकिन गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसा नागवार सुलूक, जिसमें अपमान का पहलू भी छुपा था, शायद ही कभी पहले देखने को मिला था। रफी साहब का दिल सलिल चौधरी के रवैये से ज्यादा टूटा, जिन्होंने कभी भी अपने बंगाली गुरु अनिल विश्वास की तरह उन पर भरोसा नहीं किया था। यह एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि अंदर ही अंदर पक रहे लावा की तरह था, जो गानों की रॉयल्टी को लेकर रफी और लता के दरमियान शुरू हुआ था। उस वक्त फिल्मों में बजने वाले गानों की LP रिकॉर्ड बनते थे, जो ग्रामोफोन की मदद से बजते थे। जिस तरह LP रिकॉर्ड बिकते थे, उसका 10% हिस्सा फिल्म निर्माताओं को दिया जाता था। 1950 के दशक की दहाई में नौशाद, सी रामचंद्र और शंकर जयकिशन कुछ ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने अपने काम और नाम के बल पर फिल्म निर्माताओं को मजबूर कर दिया था कि ली जाने वाली 10 में से 5% रकम को उन्हें दें। बाद में OP नैयर ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने प्रोड्यूसर से सभी रॉयल्टी का 10% देने पर मजबूर कर दिया। तब बॉलीवुड में मोहम्मद रफी और लता की आवाज का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। दोनों के रिकॉर्ड बेहद मशहूर हो रहे थे। लता को ख्याल आया कि हमारी आवाज का रिस्क निर्माता और संगीतकार खाए जा रहे हैं और हम चुप्पी साधे बैठे हैं। लता ने मुकेश, तलत महमूद, गीता दत्त से अलग अलग मुलाकात की और उन्हें 25% रॉयल्टी की मांग रखने की बात रखी और वे सभी राजी हो गए। अब सबसे अहम कदम था रफी साहब को मना लेना। जब इस मामले को रफी साहब के सामने रखा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जब हमने अपनी पसंद की रकम लेकर गाना रिकॉर्ड कर दिया तो उस गाने से हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर वह सफल होता है तो उसका फायदा निर्माताओं और संगीतकारों को जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें ही विफलता का नुकसान उठाना पड़ता है। जब लता अपनी मुहिम में सफल होती ना दिखी तो उन्होंने चुप्पी साध ली, लेकिन दिल ही दिल में उन्होंने इसका मलाल पाल लिया था। जब उस दिन रफी ने रीटेक पर रीटेक लिया तो उनके अंदर पक रहा लावा फूटकर बाहर आ गया। एक दिन मुकेश लता को अपनी कार में बिठाकर उन्हें मरीन ड्राइव ले गए और कहने लगे, दीदी, रफी साहब बहुत ही सीधे इंसान हैं। उनके जो भी दिल में होता है जुबान पर होता है। असली मसला बाकी लोगों का है, जिनकी गुटुरगू हमारे सामने कुछ और होती है और प्रोड्यूसर्स के सामने कुछ और। लता ने कहा, इसका एक ही हल है, सब लोगों को बुलाया जाए और एक जगह पर बैठकर फैसला कर लिया जाए और सभी के दस्तखत करवा लिए जाएं। साथ ही लता ने मुकेश के जिम्मे लगा दिया कि आप सबको इकट्ठा करें। मुकर्रर दिन पर तलत महमूद, मुकेश, गीता दत्त, रफी और लता एक जगह पर सिर जोड़कर बैठ गए ताकि फैसला हो कि क्या करना है।
जब रफी साहब ने अपनी पुरानी स्थिति दोहराई तो लता ने कहा, ऐसे कैसे, क्या पता कब तक हम ऐसे गा सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड तो हमेशा बिकते रहेंगे, इसलिए हमारे पास एक सुरक्षित आमदनी का जरिया होना चाहिए। रफी साहब ने कहा, ठीक है, जैसा महारानी कहती है वैसा कर लीजिए। हालांकि लता के लिए महारानी लफ्ज का इस्तेमाल पहले भी होता आया था, लेकिन उस लम्हे की नजाकत और शायद रफी साहब के लहजे के सबब लता बिगड़ गई और बोली, अगर मैं महारानी हूँ तो आप कौन होते हैं मुझे ऐसा कहने वाले। रफी ने कहा, मैं आइंदा आपके साथ नहीं गाऊंगा। लता ने पलटकर जवाब दिया, आप क्या, मैं आपके साथ नहीं गाने वाली। बैठक इस तल्ख माहौल में खत्म हो गई। लता ने पहला काम ये किया कि सभी संगीतकारों को फोन किया और उन्हें बताया कि वह भविष्य में रफी के साथ कोई भी गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगी। इस प्रकार दोनों ने 3 साल तक कोई भी गाना एक साथ नहीं गाया। मुंबई फिल्म नगरी में अगर किसी शायर की शायरी तंजिया थी तो वे थे साहिर लुधियानवी। अगर किसी संगीतकार ने कुटिलता दिखाई तो वे थे ओपी नैयर, और गायकों में से यह सौंध लता जी की शान थी। हालांकि साहिर और नैयर के विपरीत जैसे ही लता के गुस्से की आग की लपटें धीमी होती थी वह नर्म हो जाती थी। दूसरी तरफ रफी साहब जैसा शांत और मासूम तबीयत शख्स पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तो क्या, पूरी बम्बई में शायद ही कोई था। जैसी रफी साहब की मुस्कुराहट थी वैसे ही वह धैर्य, विनम्रता और सादगी के लिए भी जाने जाते थे। लेकिन अब गायिका की बात हो तो मोहम्मद रफी लता समेत किसी भी दूसरे गायकों से कम नहीं थे। अगर उस समय लता नंबर 1 गायिका थी तो रफी भी नंबर 1 थे। अगर लता 5,000 रुपए वसूल रही थी तो रफी भी उतना ही रकम वसूल रहे थे। लता ने 1949 में राज कपूर की फिल्म बरसात में ऐसे मधुर गीतों की बरसात की जो जोहराबाई, राजकुमारी, सुरैया, गीता दत्त, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम जैसी सभी आवाजें फीकी पड़ गई। अब केवल एक ही आवाज थी और वह थी लता मंगेशकर। रफी को तलत महमूद और मुकेश की 2 तरफा चुनौती का सामना था। 3 सालों तक ये तीनों गायक अपनी आवाज का जादू बिखेरते रहे, लेकिन विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा में रफी ने एक ऐसी छलांग मारी कि उन्होंने मुकेश और तलत महमूद दोनों को पीछे छोड़ दिया। फिर कभी भी वे दोनों उनकी परछाई को भी नहीं छू सके। उस वक्त लता जी 500 रुपए फीस ले रही थी और तब से मोहम्मद रफी ने हमेशा लता के बराबर फीस ली। अब सवाल उठता है कि क्या लता के साथ झगड़ा होने की वजह से रफी साहब को नुकसान हुआ। बहुत सारे लोग किशोर कुमार की आराधना से उनकी उड़ान को रफी लता के झगड़े के नजरिए से देखते हैं। हालांकि यह सिर्फ एक गॉसिप है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लता रफी विवाद 60 के दशक की शुरुआत में हुआ था और उस समय रफी लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे थे। आइए एक नजर डालते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स पर। आज फिल्म फेयर अवार्ड उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता जितना कि 50, 60 और 70 के दशक में था। उस समय पूरे साल में एकमात्र पुरस्कार था जो किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति की उत्कृष्टता साबित करने के लिए काफी था। फिल्म फेयर ने अपने बीते 4 सालों में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार जारी रखा, लेकिन गायकों को अपेक्षाकृत कमतर मानते हुए चुप्पी साधे रहा। मुमकिन है बाकी लोग ऐसे ही चलते रहते, लेकिन लता तो लता थी। एक फिल्म फेयर कार्यक्रम में लता ने यह कहकर गाने से इनकार कर दिया कि जब तक गायकों के लिए अवार्ड का ऐलान नहीं किया जाता वो नहीं गाने वाली हैं। जब यह बात मान ली गई तो लता सुनिश्चित तौर पर उसकी हकदार बनी। अगले साल सलिल चौधरी को मधुमती के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार दिया गया और लता को उसी फिल्म का गाना आजा रे परदेसी के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का अवार्ड दिया गया। 1960 में शंकर जयकिशन ने अपने रिश्तों के बिना पर फिल्म अनाड़ी के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार अपने नाम किया। हालांकि उनके प्रतिद्वंदी सचिन देव बर्मन की फिल्म सुजाता की धुन हर लिहाज से बेहतर थी। तलत महमूद को सुजाता का एक गाना जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए के अवार्ड को दिए जाने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन सब गोलमाल हो गया। पैकेज डील के परिणाम स्वरूप सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर जिस गाने को लेकर मुकेश को दिया गया, उसे सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो। वह गाना था सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। वह रफी ही थे जो पिछले 2 साल वंचित रहने का बदला लगातार जीत से ले सकते थे। उन्होंने लगातार 1961 और 1962 में अपने गानों चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो
और तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी को नजर न लगे के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। 1963 में लता को फिल्म 20 साल बाद का गाना कहीं दीप जले कहीं दिल। फिर 1965 में रफी को चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए और 1966 में दोबारा लता को तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक बार फिर रफी की बारी आई और उनके अगले साल उन्हें बहारो फूल बरसाओ के लिए फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया। फिल्म फेयर के पहले 9 वर्षों में जब लता और रफी के बीच प्रतिस्पर्धा कड़ी थी, रफी ने 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और लता ने 3। इससे साबित होता है कि रफी को लता से बातचीत बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या लता पर पड़ा? हरगिज नहीं। यह कहना कि रफी को साजिशन पीछे धकेलकर किशोर कुमार को आगे लाया गया और लता भी इसमें शामिल थी, कोरा बकवास है। फिर वह क्या वजह थी जिसकी वजह से 1970 में रफी साहब को एक पायदान नीचे उतरकर किशोर कुमार के लिए जगह खाली करनी पड़ी? चलिए रफी और लता की सुलह और उस गीत के बारे में बताते हैं जो दोनों के दरमियान विवाद के बाद पहली बार रिकॉर्ड किया गया था। शायद इसका भी जवाब वहां मिल जाए। जिन 3 सालों में रफी लता ने एक दूसरे के साथ सुर से सुर नहीं मिलाया, उस दौरान सुमन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर की लॉटरी लग गई। जब रफी को लिया जाता था तो सुमन कल्याणपुर को उनके ऑपोजिट जाता था और जब लता होती थी तो मेल वर्जन के तौर पर महेंद्र कपूर होते थे। जब शंकर जयकिशन पलकों की छाव में फिल्म के लिए संगीत तैयार कर रहे थे तो जयकिशन ने लता जी से कहा, यह गाना आपके साथ रफी साहब गाते तो मजा आ जाता। लता ने कहा, बुला लीजिए उन्हें। जयकिशन को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा पूछा, क्या आप वाकई मिलकर गाने को तैयार हैं? उन्होंने हामी भरी तो जयकिशन भागकर रफी साहब के घर पहुंचे और उनसे हाथ जोड़कर इसके लिए विनती की। रफी साहब दूसरी कोई बात कहे मान गए। इस तरह दोनों के विवाद के बाद युगल में पहला गाना रिकॉर्ड हुआ, मगर अफसोस वह गाना कभी रिलीज नहीं हो सका क्योंकि यह फिल्म अधूरी रह गई थी और वह गाना वक्त की गर्दिशों में कहीं खो गया। जब इस बात का पता एसडी बर्मन को चला तो उन्होंने ज्वेल थीफ का गाना दिल पुकारे आरे आरे के लिए दोनों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन बर्मन दा ने उसी फिल्म का अगला गाना आसमां के नीचे आज अपने पीछे लता के साथ रफी के बजाय किशोर कुमार से गवाया। हो सकता है कि आप इसे एसडी बर्मन के अपने हमवतन बंगाली किशोर कुमार के लिए छिपी मोहब्बत करार दे, लेकिन उससे पहले एक बार लता रफी का गाना सुन लीजिए। क्या ये वही मोहम्मद रफी गा रहे हैं जिन्होंने दादा बर्मन के लिए ही 2 साल पहले गाइड में क्या से क्या हो गया तेरे मेरे सामने और दिन ढल जाए जैसे गाने गाए थे? क्या दिल पुकारे में वही मिठास व नरमी मौजूद है? बात यह नहीं कि रफी ने इस मास्टरपीस गाने को इससे पहले और उसके बाद कैसे गाया, खास तौर पर जब उसका संगीतकार एसडी बर्मन जैसा व्यक्ति हो जो 100% रचनाशीलता और समर्पण की मांग करता हो। लता और रफी के बीच बातचीत अभी तक पूरी तरह से शुरू नहीं हो सकी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ गाने रिकॉर्ड किए जा रहे थे। 1967 में जब एसडी बर्मन नाइट का आयोजन किया गया तब नरगिस ने लता और रफी को आमने सामने ला खड़ा किया और इस तरह बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। उस रात जब दोनों ने मंच पर दिल से गाया तब 3 साल बाद दर्शकों ने दोनों को एक साथ गाते हुए उनकी मखमली आवाज सुनी तो झूम उठे।